चलो, लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज मतलब यूजिंग योर इन्फ्लुएंस और पावर to increase or to amplify the return uh, from your investment in the business. यहाँ पे मीनिंग में साफ साफ देखो लिखा है, in general sense, the term leverage means influence of power that is utilizing the existing strength attain something else. In financial management, the term leverage means influence of an independent financial variable over an independent financial variable. In other words, it refers to relations between two interrelated variables. अच्छा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ टू अंडरस्टैंड कि लेवरेज का मतलब क्या है. अगर एक सिंपल सा डायग्राम है, ये स्कूल्स में बचपन में सब लोग हम लोग किए हैं कि ये एक अच्छा ये हम लोग बचपन में सब लोग किए हैं, राइट. अच्छा, ये एक इंडिविजुअल, ठीक है, जिसके हाथ में, जिसके पास लिमिटेड ही पावर है, वो एक बड़ा सा बॉक्स को लिफ्ट कर लेता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये सपोज 100 kgs है. सो फॉर एन इंडिविजुअल टू लिफ्ट 100 kgs ऑफ वेट with bare hand is very difficult, but with the help of this pulley and lever, ये लीवर और पुली के हेल्प से, ये हमारा पुली है, ये हमारा पुली है, ठीक है, और ये हमारा लीवर है. ये लीवर और पुली के हेल्प से एन इंडिविजुअल कैन लिफ्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक आदमी, ये 100 किलोज है, ये 100 किलो है, और वो अगर उसको विद बेयर हैंड्स उठाना चाहे, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. उसे सोच में वो सोच में पड़ जाएगा कि वेदर ही विल बी एबल टू लिफ्ट दैट वेट और नॉट. बट व्हेन ही यूजेस दिस सिंपल मैकेनिज्म, वो इस वेट को आराम से उठा लेता है. सो इसका मतलब क्या है, यूजिंग दिस लीवर एंड पुली, उसका जो भी फोर्स उसने अप्लाई करा था वो उसका एम्पलीफाई हो गया. इसी को हम लोग कहते हैं लेवरेज इफेक्ट. दिस इज व्हाट लेवरेज इफेक्ट इज कॉल्ड. ठीक है, नाउ लेवरेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड विद द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट. मैं एक इनकम स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ यहाँ पे. एक इनकम स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे समझते हैं. ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूजुअली बनाते हैं. सेल्स से हम लोग शुरू करते हैं, इससे हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, वीसी. वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लोग माइनस कर लेते हैं सेल्स से, तो वी गेट कंट्रीब्यूशन, और ये कंट्रीब्यूशन से हम लोग डिडक्ट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट. तो ये फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम लोग माइनस करते हैं, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. अब तक हम लोग उसे प्रॉफिट के नाम से जानते थे, बट फ्रॉम नाउ ऑन वी विल राइट इट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको शॉर्ट में हम लोग EBIT कहेंगे. ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग EBIT बोलेंगे. नाउ फ्रॉम दिस वी डिडक्ट इंटरेस्ट, इससे हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, एंड देन वी गेट अर्निंग बिफोर टैक्स. ठीक है, हमें मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में EBT भी बोलेंगे. ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग
डिडक्ट करते हैं टैक्सेस। तो टैक्स अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे तो मेरा मिल जाता है मुझे अर्निंग बिफोर टैक्स से। अगर मैं टैक्स माइनस करता हूँ तो ये मेरे को मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इसको ये एक्चुअली अवेलेबल होता है दो लोगों के लिए। पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए और दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को हमें हमेशा प्रेफरेंस में पेमेंट करना पड़ता है। सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट वी ऑलवेज पे ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड, राइट? सो लेस पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहां पे ये जो भी फिगर मुझे अवेलेबल मिलता है ना, इसको हम लोग कहते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ अभी यहाँ पे एक ऐसा बात है कि ये पैसा अवेलेबल तो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, लेकिन दे हैव अ चॉइस whether they will be distributing the entire amount of available profit in their hands as dividend or they will keep some money for their forthcoming future। वापस बताता हूँ, ये जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दिस अमाउंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट will be distributed to distributed as dividend or will be kept as retained earnings और general reserve। ये डिपेंड करता है एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर डिपेंड करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिसीजन टेकिंग में। ठीक है, सो क्या डिसीजन लिया जाएगा उस हिसाब से दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। इसको सपोज मैं ए कहता हूँ, इसको मैं ए कहता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उसके हिसाब से। ठीक है, इसको मैं बी लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग का जो अर्निंग पर शेयर है, एक एक शेयर कितना कमाया, उसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है वो निकलता है मेरा ए बाई बी। ठीक है, तो ये मेरा ईपीएस आ जाता है। इसको हम लोग ईपीएस भी कहते हैं ना, इसको हम लोग ईपीएस भी कहते हैं। तो अगर मैं अब पूरे इनकम स्टेटमेंट को देखूं तो देखो ये किस तरह से नज़र आता है। हम लोगों ने शुरू किया सेल्स से, वी हैव डिडक्टेड वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, वी गॉट contribution, from there we have deducted fixed cost, we got earning before interest and taxes, from there we deduct interest, we get earning before taxes, then we pay off taxes, we get earning after taxes, then this amount is available for preference shareholders and equity shareholders. So since preference shareholders get a preference of payment of dividend before equity shareholders, so we will pay preference dividend before payment of any dividend to equity shareholders. So after payment of preference dividend, we are left with earnings available to equity shareholders, right? So this amount will be available in the hands of equity shareholders. Now whether they will be distributing the entire amount of money as dividend or some amount is distributed as dividend or some part of it will be kept as retained earnings, it is entirely in the hands of equity shareholders decision. What we are going to do is we will be dividing this amount with number of equity shares to find out earning per share. Now हमारा यहाँ पे काम नहीं है। देखो हम लोग लेवरेज पढ़ रहे हैं। लेवरेज का मतलब होता है एम्पलीफाइंग योर इनकम। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। ये मैं इनकम स्टेटमेंट में वापस आ रहा हूँ कुछ देर में। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कैलकाटा में रहते हैं, ठीक है। नाउ कोलकाता में there are so many markets. Now I have an interest in doing a business of selling say stationery,
ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स किताबें भी मिलेंगी, पेन पेंसिल्स एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट एंड ऑफिस रिक्वायरमेंट्स भी अवेलेबल होगा। ठीक है, सो आई हैव टेकन अ शॉप, आई हैव टेकन अ शॉप, तो एक शॉप मैंने रेंट पे लिया, एक शॉप मैंने रेंट पे लिया, ये मेरा शॉप है, ये शॉप जो है मैंने रेंट पे लिया, इसका रेंटल अमाउंट एवरी मंथ मुझे पेमेंट करना पड़ता है, सपोज 25,000 रुपीज़ पर मंथ, ये मुझे पेमेंट करना पड़ता है हर महीने, चाहे मैं दुकान खोलूँ या ना खोलूँ। अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, सो इवन इफ द शॉप आर क्लोज्ड, द रेंट अमाउंट आर टू बी पेड टू द लैंडलॉर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट, नो मैटर वेदर द कंपनी इज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस और नॉट, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ फिक्स्ड। आया समझ में? सो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली व्हेन आई हैव स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ सेलिंग स्टेशनरी फ्रॉम दिस शॉप, द रेंटल अमाउंट वॉज वेरी हैवी फॉर मी, so paying of 25,000 every month was very heavy and very difficult for me. Now initially what happened, मैं हर महीने, सपोज मेरे पास, मैंने जनवरी में बिजनेस शुरू किया, मैंने जनवरी में बिजनेस शुरू किया, आई सोल्ड से 55,000 रुपीज़ का सामान, मैं खाली 5,000 का ही सामान बेच पाया, तो मैं तो रेंट भी नहीं दे पाया उस टाइम पे, उस महीने तो मैं लॉस में गया। आई हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 20,000 रुपीज़। कोई स्टाफ नहीं रखा मैंने, मैं अकेला ही रहता हूँ, अकेला ही बेचता हूँ और अकेला ही सब काम करता हूँ, सो आई हैव नॉट केप्ट एनीबडी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल आई हैव लेफ्ट, मैं उसको नहीं पकड़ रहा हूँ अभी, मैं खाली कितना मेरा रेवेन्यू हो रहा है उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि आई एम परचेजिंग दिस स्टेशनरी एंड देन आई एम सेलिंग इट, तो वेरिएबल कॉस्ट तो है ही ना। अगेन धीरे धीरे मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा, फेब्रवरी में आई कुड सेल से 8,000 रुपीज़, एंड देन मार्च आया, अप्रैल आया, इस तरह से आते 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 बाई से अक्टूबर मेरा सेल 30,000 हो गया, ठीक है, एंड देन दिसंबर में आई कुड सेल से 45,000। इस तरह से धीरे 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 प्रेजेंट में मेरा मंथली सेल 1,50,000 रुपीज़ है हर महीने। एक महीने में आई कैन सेल 1,50,000 रुपीज़ का सामान फ्रॉम माई शॉप एवरेज में। सो इट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सेल इफ़ आई एम कंपेयरिंग माई रेंटल अमाउंट। तो 25,000 तो मैं आराम से उसमें से रेज कर ही लेता हूँ, ठीक है। इफ़ आई एम अच्छा 1,50,000 भी नहीं, और ज़्यादा करते हैं इसको, सपोज 2,50,000 रुपीज़ है मेरा सेल, तो 2,50,000 and 25,000 is just 10% of the entire amount of sale. So I can raise that much amount of rent from my sale, हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो शॉप का रेंट है ना, दिस इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ये शॉप नहीं होता, अगर मैं घर से ही ऑपरेट करता, तो मैं कभी भी 2.5 लाख रुपए का सेल तक रीच नहीं कर पाता। इनिशियली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अरेंज दिस 25,000 रुपीज़ ऑफ रेंट, but later on when I have utilized this shop very well, the location of the shop, and then told everybody in my family, and then asked them to distribute the information to their known people, and now I am getting a good number of customers who are reaching out to me for purchase of different type of articles for their shops, for their children, for themselves, ठीक है। So I have increased the revenue, and which is helping me to pay off the rent. Now if I hadn't been able to pay off this rental amount, अगर मैं ये रेंट अमाउंट नहीं पे कर पाता, तो लैंडलॉर्ड क्या करता ना, मेरा दुकान में लॉक कर लेता, चाबी खुद लेके चले जाता, और मुझे अलाउ नहीं करता वो दुकान को वापस ऑपरेट करने के लिए। सो इट इज़ अ रिस्क विच इज़ कॉल्ड बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है, या फिर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, मैं थोड़ा और यहां आता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे मैं कह सकता हूं ये मेरा
ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, जिसे पेमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाता तो फिर मेरे को ऑपरेट करने नहीं दिया जाता। ठीक है, सो बिकॉज आई हैव बिन एबल टू यूटिलाइज दिस शॉप एंड लोकेशन and different contacts that I have and my strategies of operating this business, मैं अभी ये सेल कर पा रहा हूँ अच्छा तरह से मेरा प्रोडक्ट्स, एंड आई कैन अर्न इनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू पे ऑफ दिस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर नहीं कर पाता तो ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये मेरा रिस्क में हो जाता। इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं ये अमाउंट नहीं पेमेंट कर पाता तो मेरा बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाता, मैं ऑपरेट नहीं कर पाता, इसीलिए इसे ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं। या ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब क्या हो गया, हमारा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा नाम हमारा बिजनेस रिस्क भी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम बिजनेस रिस्क भी है। सो बिकॉज आई एम यूटिलाइजिंग दिस शॉप सो वेल, मैं इस ऑपरेटिंग रिस्क को क्रॉस कर लिया, एंड नाउ आई हैव बीन एबल टू अर्न इनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि ये जो मैंने कुछ देर पहले ये जो सीसॉ का जो एग्जाम्पल दिया था, जिसमें ये जो वेट था 100 kgs का, ये मेरा रेंटल अमाउंट है ना, ये मेरा रेंटल अमाउंट है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लीवर एंड पुली, मतलब ये जो शॉप है, ये जो मेरा एफर्ट है, उसको डाल के, उसको यूज़ करके अभी मैं अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ। सो इसका मतलब क्या है, ये जो रेंटल अमाउंट है मेरे लिए, ये रेंटल अमाउंट ही है मेरा लेवरेज का कारण। व्हाट आई मीन इज, मैं ये शॉप को यूज़ कर रहा हूँ, देन ओनली आई एम एबल टू अर्न सो मच ऑफ प्रॉफिट। अगर शॉप नहीं रहता तो मैं नहीं अर्न कर पाता, है ना। सो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लेवरेज। ठीक है, ये शॉप के वजह से आई कैन एम्पलीफाई माई प्रॉफिट, मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा सका। सो इसीलिए ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमारा ऑपरेटिंग रिस्क है, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। मेरा कहने का मतलब है, जो रिस्क है, अगर हम लोग रिस्क लेते हैं तो ही हम लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं। सो इफ वी आर टेकिंग मोर रिस्क, देन द चांसेस ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट इज देयर। सो दिस फिक्स्ड कॉस्ट, incurrence of this fixed cost is the reason that I am able to earn more profit, right? I am able to earn more profit because of inclusion of fixed cost. Now since लेवरेज क्या होता है ना, लेवरेज इट्स लाइक ऐसा है, ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसा है, मतलब अच्छा, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या हो गया कि फिक्स्ड कॉस्ट के इंक्लूशन के वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, एक्चुअली मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, है ना। कंट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे क्या है ना, मेरा इनकम स्टेटमेंट को अगर मैं देखूँ, मेरे इनकम स्टेटमेंट को अगर मैं देखूँ साफ से जो मैंने बनाया है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट किस लोकेशन में है, इट इज़ जस्ट आफ्टर कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन को पेमेंट करके, कंट्रीब्यूशन के बाद मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को पेमेंट किया, तब मेरे को आया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज जो है उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आता है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT।
नाउ ये ऑपरेटिंग लेवरेज जो है, दिस विल बी हाई इफ more fixed cost and low if less फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मोर परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज included in the income statement, then we have a higher operating leverage, and if there is a lesser amount of fixed cost included in our income statement, then we have a low leverage। ठीक है ना। इसके बाद अच्छा, ये लेवरेज ये ऐसा है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट के इंक्लूजन के वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, उतना ही स्पीड से ये घटता भी है, इसीलिए इसे हम लोग रिस्क कहते हैं, है ना। मतलब जिस मोमेंटम में वी आर एबल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वी आर अर्निंग बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन आवर इनकम स्टेटमेंट, उसी परसेंटेज में आवर प्रॉफिट विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट ये मेरा अगर एक ग्राफ है, ठीक है, इफ दिस इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, तो अगर मैं अपने प्रॉफिट को यहां से इसको क्रॉस कर सकता हूं, इफ आई एम एबल टू क्रॉस दिस अमाउंट, तभी तो मैं प्रॉफिट में पहुंचा ना। ये ऐसा भी हो सकता है और कभी कभी ये फॉल भी कर सकता है। अगर ये फॉल कर गया देन तो फर्म विल बी अंडर लॉस। ठीक है, एकदम वो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, पहुंच ही नहीं पाएगा, वो इसी लाइन में रहेगा। मतलब ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है और अगर मैं उसके नीचे रहता हूँ, इसका मतलब उसके नीचे अगर मैं रहता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा हूँ एंड आई एम ऑपरेटिंग एट लॉस। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेटिंग रिस्क के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो सिचुएशन है, नेक्स्ट हमारा क्या सिचुएशन है, इसके बाद हम लोग दूसरा रिस्क लेते हैं। सपोज वी वांट टू improve our business more, then we can only improve our business with the help of enough amount of capital. Now the capital that we have contributed in the business is already utilized, है ना, it is already utilized in different assets. Now if we again want to increase the capacity of the business, increase the quantum of profit that we are going to earn, increase the quantum of revenue that we are doing right now, in that case we have to introduce more fund into the business, and more fund is possible only by way of doing or taking money from different financiers. हम लोग अगर बाहर वालों से पैसे लेंगे तभी हम लोग अपना कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाहर वालों से पैसे लेने का मतलब ये है that I am involving outsiders into my business. If I am taking loan from any financial institution, then I'm involving that financial institution into my business. And again, if I'm unable to pay off the interest amount that they expect, then the financial institution may come and make the entire business under lock and key. वो ताला चाबी लगा के चला जाएगा अगर मैं इंटरेस्ट ना दे सकूं, है ना। अगर मैं इंटरेस्ट ना दे सकूं तो फिर मेरे को, मैं घोटाला तो कर नहीं सकता। हर कोई तो मतलब फ्रॉड नहीं कर सकता ना, जिस तरह से मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया। सो हम लोग अगर लोन लेते हैं तो फिर हम लोग को लोन का इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए दूसरा रिस्क हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बता दूं, फाइनेंशियल रिस्क हम लोग क्यों ले रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क हम लोग क्यों लेते हैं,
देखो फाइनेंशियल रिस्क लेने का एक रीज़न ये है, फाइनेंशियल रिस्क हम लोग तभी लेते हैं व्हेन वी कैन इम्प्रूव एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर आवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना, दे एक्सपेक्ट मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, and that more amount of profit is not easy. That can come to the business only when the company is organizing its operation in such a manner which is more profitable. But it is already doing it. The company is already operating at its maximum capacity. Then to increase the capacity, the company needs more fund, and more fund is coming from outsiders. ठीक है, in terms of debenture, in terms of loan, तो उनको हम लोग को पेमेंट करना है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, हम लोग इंटरेस्ट या डिबेंचर का जो भी अमाउंट है वो हम लोग फिक्स्ड अमाउंट देते हैं, है ना। फिक्स्ड अमाउंट मतलब दैट इंटरेस्ट इज से 10%। आप 1 लाख लो, 10 लाख लो, 50 लाख लो, यू हैव टू पे ओनली 10% ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस अमाउंट ऑफ फंड को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिए तो आप 10% से ज़्यादा अगर आप कमा लिए, then entire amount, that entire surplus amount goes in the hands of equity shareholders. मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा पैसा अगर बचता है तो why not take the risk? Why not take the risk? So इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। मैं एक बार यहाँ पे एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। फाइनेंशियल रिस्क, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन से मैं शुरू करता हूँ। कंट्रीब्यूशन है सपोज 50 लाख, इससे लेस करेंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख समझ लेते हैं, तो जो बचेगा दैट इज 45 लाख। ये हमारा आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे अब सपोज मैंने लोन लिया था, लोन इंटरेस्ट मेरे को पेमेंट करना है, ठीक है, लोन इंटरेस्ट मेरे को पेमेंट करना है। मैंने लोन लिया था, मेरा बिजनेस पहले ठीक नहीं चल रहा था, मैं कंट्रीब्यूशन 50 लाख नहीं कमा पा रहा था। अर्लियर माय कंट्रीब्यूशन वाज सपोज ओनली 20 लाख रुपीज़। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ से मैंने लोन लिया 30 लाख रुपया का, ठीक है, मैंने लोन लिया 30 लाख रुपया का, हाँ 30 लाख का मैंने लोन लिया और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है 10%, तो कितना हो गया, खाली 3 लाख। तो जो बचा 42 लैक्स, सपोज़ मेरे पास और कोई नहीं है, ये तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया। अब इससे मैं टैक्स माइनस करता हूँ, सपोज़ 50%, तो कितना हो गया 21 लाख, ठीक है ना। 21 लाख माइनस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है ना वो मेरा आ रहा है 21 लाख। अभी ये पूरा सपोज मेरे पास फाइनेंशियल प्रेफरेंस नहीं है, तो ये पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो गया, ये पूरा पैसा 21 लाख रुपया, ठीक है ना। ये जो 21 लाख रुपीज़ है, मैंने कंपैरिजन नहीं बनाया, अगर मैं कंपैरिजन बनाता तो तुमको ज़्यादा बेहतर समझ में आता। अच्छा मैं कंपैरिजन बना ही देता हूँ, मैं कंपैरिजन बना देता हूँ, ठीक है। सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है, ठीक है, सेम सिचुएशन है, बस ये नहीं है, ठीक है। $50 लाख, यहाँ 5 लाख मैं माइनस कर रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट का, एंड 45 लाख आ गया, ठीक है। 3 लाख रुपए इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, ठीक है, पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है।
तो फिर ये देख के लग रहा होगा कि अरे यहाँ पे तो 45 लाख रुपीज़ पूरा मेरा यहाँ बच गया, ये 22.5 मैंने टैक्स में दे दिया, और जो बचा मेरे पास ये 22.5 लाख ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का है ना। ये देख के लग रहा होगा कि ये जो सेकंड सिचुएशन है ये सिचुएशन नंबर 1 है, ये सिचुएशन नंबर 2 है। सेकंड सिचुएशन इज़ मोर प्रॉफिटेबल। लेकिन मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे 30 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था, ठीक है। अब सपोज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरे यहाँ पे कितना था, सपोज 1 लाख था, ठीक है। तो मेरा अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, मेरा अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 21 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है। सिंपल है ना, सिंपल है। 21 लाख बाई 1 लाख, तो ये मेरा 21 आ गया। अच्छा, अब मैं सेकेंड सिचुएशन में जा रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मेरा कितना होगा, सपोज ये जो 30 लाख रुपए मैंने अरेंज किया था, 30 लाख रुपया मैंने अरेंज किया था, ये मैंने इक्विटी शेयर इशू करके किया था ना, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे मैं तो लोन तो नहीं ले रहा हूँ। in both of these situation I can make out that the first situation 30 lakh rupees is arranged from taking loan from bank, but in the second situation I am arranging this money from issue of equity shares। और तो कोई उपाय नहीं है ना पैसा अरेंज करने का। तो सपोज ये यहाँ पे 30 लाख रुपीज़ है ना, सो ये 30 लाख from issue of equity share of ₹10 each। अच्छा 10 नहीं 100 ईच करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 30,000 आ रहा है, दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 30,000 इक्विटी शेयर्स। तो आई कैन से दैट मेरा 1 लाख शेयर तो पहले से ही था, तो अभी कितना हो गया, 1,30,000, 1,30,000 है ना, 1,30,000, और मेरा टोटल अमाउंट कितना है 22,50,000। So my earning per share reduced to 17.31। देखो, this is where the difference is, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। सो दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए जो है हम लोग प्रेफर करते हैं टू टेक मोर अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट इशू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि ये जो 22,50,000 रुपया है ये दिखने में तो बड़ा अमाउंट लगता है, बट मोर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑल्सो केम ना, है ना। बट दिस 30 लाख रुपीज ऑफ लोन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस द रिस्क ऑल्सो। अगर मैं 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं पेमेंट कर पाता हूँ तो फिर मेरा जो ऑफिस है वो बंद हो जाएगा। सो नाउ इज द क्वेश्चन दैट ये जो पूरा सिचुएशन है, ये मेरा पूरा सिचुएशन समझाने का मतलब, समझाने का जो पर्पस था वो था फाइनेंशियल लेवरेज को बताने का। सो फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, देखो हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें इंटरेस्ट के पहले का जो अर्निंग है वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग दिस अमाउंट विथ दिस अमाउंट। मतलब
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं विथ अर्निंग बिफोर टैक्स, बीच में इंटरेस्ट है. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज. नॉट डिफरेंस एक्चुअली, the division between the two, है ना. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स टेल्स अस फाइनेंशियल लेवरेज. हाँ, सो कितना से हम लोग को लेवरेज मिला. अगर इंटरेस्ट कंटेंट नहीं होता तो फिर हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो घट जाता. इसी को तो हम लोग लेवरेज कहते हैं. सो इम्प्रूविंग दी टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, है ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज. ठीक है. सो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल EBIT by EBT. So now let us read this question. Firms A, B and C are engaged in diverse operations. Some of their particulars for the next accounting year are given below. ठीक है. 3 फर्म है ABC. इसका आउटपुट दिया हुआ है 8,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स एंड 12,000 यूनिट्स. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन एंड देन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इज ऑल्सो गिवन. ठीक है. तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है यहाँ पे टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल एंड टोटल रिस्क ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ लेवरेज. अच्छा, और एक चीज़, ऑपरेटिंग लेवरेज के बाद फाइनेंशियल लेवरेज हम लोगों ने निकालने सीखा. ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी फिगर आएगा वी गेट टोटल रिस्क, और दैट इज कॉल्ड कंबाइंड लेवरेज. मतलब मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ. कंबाइंड लेवरेज इक्वल ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई financial leverage, or there is more detailed formula, contribution by EBT. ठीक है. These two formulas can be used to find out combined leverage. Now let us see how do we solve this particular problem. सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे. ठीक है. यहाँ पे देखो, वी आर मेकिंग 3 कॉलम्स. आउटपुट लिखना है 8,000, 20,000 एंड 12,000. सबसे पहले तो यही है. ये देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट दिया हुआ है 8, 20 एंड 12. हम लोग उसी को लिख देंगे आउटपुट में 8,000, 20,000 एंड 12,000. देन सेलिंग प्राइस इज गिवन. दिस इज माई selling price, this is my variable cost, this is my fixed cost, and this is my interest. ठीक है. ये मेरा इंटरेस्ट है. तो सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 8,000 इंटू 10, 80,000 आई विल गेट, राइट. 8,000 इंटू 10, 80,000. अच्छा, देर आर 2 ways बाई विच वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. हम लोग पर यूनिट में कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग डिटेल में भी जा सकते हैं. ठीक है. आइदर वी कैन गो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट देन कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, या फिर मैं पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूँ. लाइक सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 4, राइट. इसको अगर मैं माइनस करूँ, आई एम गेटिंग 6, है ना. तो वो 6 यहाँ पे है. उसी तरह से 20 माइनस 10 इज 10. उसी तरह से 2 माइनस 1 इज 1. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई दिस कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विद द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. सो 6 इंटू 8 इज 48,000, राइट. 20,000 इंटू 10 इज 2 lakh, एंड देन 12,000 इंटू 1 इज 12,000, राइट. सो मैं यहाँ पे एक बार इसका ब्रेकअप लिख देता हूँ. ठीक है. 8,000 into 6, 20,000 into 10, and 1 into, sorry, 12,000 into 1.
ठीक है। सो ये सारे फिगर्स आ गए। इससे अभी मैं माइनस करूँगा फिक्स्ड कॉस्ट को, तो फिर मेरे को मिल जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो 48,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, ये रहा, तो 36,000, सॉरी ये वाला, ये 36,000 को इसको माइनस करना है 1,60,000 एंड देन 8,000, ठीक है, 1,60,000 एंड 8,000। तो ये मेरे को मिल गया 48 माइनस 36 इज 12,000 इन द फर्स्ट सिचुएशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। Then 2 lakh minus 1,60,000 is 40,000. Then 12,000 minus 8,000 is 4,000. ठीक है। Now the next thing here is to pay off interest. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ अभी मैं फिक्स्ड कॉस्ट तो पेमेंट कर दिया 36,000. Now my formula to calculate operating leverage is contribution by earning before interest and tax. ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट मेरे को नीचे रखना है, कंट्रीब्यूशन मुझे ऊपर रखना है। सो कंट्रीब्यूशन इज माय 48,000 दिस, एंड माय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 12,000. सो 48 बाई 12 गिव्स मी 4. सो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज 4 आ गया फॉर ए. देन 2 लाख बाई 40,000 है ना, ये रहा 2 लाख बाई 40,000 गिव्स मी 5. And then 12,000 by 4,000 gives me 3. ठीक है, gives me 3. So ये तीनों मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया मुझे. Now the next thing for me is to complete the income statement. Next thing मेरा क्या आ रहा है, to pay off interest या फिर fixed financial charges. ठीक है, इंटरेस्ट मेरा 10,000, 20,000 और सी में कुछ भी नहीं है. सो मैंने 10,000 पेमेंट किया, मेरे को 2,000 आया पहला सिचुएशन में, देन दूसरे में 20 एंड तीसरे में जो था वही है. ठीक है, जो था वही है. और मेरा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई अर्निंग बिफोर टैक्स. सो इफ देर इज नो इंटरेस्ट कंटेंट then earning before interest and tax and earning before tax will be same and the financial leverage will be 1. इसका मतलब there is no risk at all, no financial risk at all. ठीक है, अच्छा. So financial risk for the first one is हमारा earning before interest and tax 12,000 है, earning before tax is 2,000. So 12,000 by 2,000 gives me 6 and then 40,000 by 20,000 gives me 2 and then इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है ना. 4,000 by 4,000 gives me 1. कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला 4 into 6 कर लो आपको 24 आ जाएगा. 4 into 6 कर लो आपको 24 मिल जाएगा. 5 into 2 10 आ जाएगा. 3 into 1 3 आ जाएगा. या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन बाई EBT बड़ा फॉर्मूला यूज करो. ठीक है, बड़े फॉर्मूले को यूज करने से भी आपको वही मिलेगा. 48,000 by 2,000 गिव्स मी 48,000 क्या है, ये देखो ये वाला है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन. EBT इज माई 2,000. सो 48 by 2 is 24, राइट. इसी तरह से 2 लाख by 20, 24,000 by 4,000. जिस तरह से मैंने यहाँ पे बोला ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर लो, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है किताब में. 4 into 6, 5 into 2 and 3 into 1. यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग को पढ़ के समझनी पड़ेंगी. ये हम लोग को लिखना पड़ेगा हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे आंसर के साथ. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आंसर. अगर हम लोग नहीं लिखेंगे देन द एग्जामिनर मे नॉट बी हैप्पी विद द सॉल्यूशन. Degree of operating leverage tells the impact of changes in sales on operating profit or EBIT. If a firm has a high degree of operating leverage, small changes in sales have large effect on EBIT. In the present case, it implies that if the volume of sale increased by 1%, EBIT would increase by 4%, 5% and 3% respectively for firm A, B and C. अच्छा, मैं एक बार बता दूं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है. ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब हो गया कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके इंक्लूशन के वजह से मुझे ये बेनिफिट पहुँचा, राइट. सो अगर हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है, इसका मतलब
छोटा सा चेंज, अगर मैं सेल्स में थोड़ा सा चेंज लाता हूँ, छोटा सा चेंज लाता हूँ, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज के ज़्यादा होने के वजह से मेरे पास कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा होगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। वापस बताता हूँ, इफ़ आई हैव अ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, देन स्मॉल चेंज इन माई सेल्स, small changes in sales or very minute change in sales will bring large impact on my earning before interest and tax. In this case हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज 4 है, ए के लिए, बी के लिए 5 एंड सी के लिए 3 है, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि 1% चेंज अगर मेरा सेल में आता है ना, मतलब 1/1 अगर चेंज होता है मेरा सेल, तो 4 होगा मेरा, 4 टाइम्स चेंज होगा मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर 1% मेरा सेल बढ़ता है ना, तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ेगा। उसी तरह से अगर मेरा अर्निंग सेल्स जो है 1% घट गया, तो मेरा 4 टाइम्स जो है मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी घट जाएगा। सिमिलरली 5 का मतलब है कि 1% चेंज इन सेल ब्रिंग्स 5% चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 3% will be changed in my earning before interest and tax if 1% of change is happening in my sales. Now अभी यहाँ पे देखता है financial leverage is a measure of financial risk. Financial leverage exists only when there are fixed financial charges. In case of firm C, there is no magnified effect on EPS due to change in EBIT, as there is no fixed financial charges, but it has got substantial effect in the respect of firm A. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमारा फाइनेंशियल लेवरेज का भी सेम मीनिंग है, ठीक है ना, सेम तरह का ही हम लोग इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। क्या है कि मेरा फाइनेंशियल लेवरेज कितना कितना आया, हमारा फाइनेंशियल लेवरेज आया 6 फॉर ए, 2 फॉर बी एंड 1 फॉर सी। इसका मतलब क्या है कि 1% अगर चेंज होता है मेरा, अगर 1% मेरा चेंज होता है सेल्स, तो फिर मेरा 6% चेंज होगा अर्निंग बिफोर टैक्स, 2 फॉर बी एंड 1 फॉर सी, देयर विल बी नो चेंज एक्चुअली। अच्छा, अभी देखो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, Firm C has a overall lesser risk as compared to other firms due to low operating and financial leverage. In case of A, high operating leverage combined with high financial leverage will constitute risky situation. One should be high and another should be low, likely to be the ideal situation of a firm. In other words, a low operating leverage followed by high financial risk is considered to be an ideal situation. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि दोनों ही अगर हाई होता है, it is not a favorable situation for a company. एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, उस तरह से अगर कंपनी ऑपरेट करती है, then it is successful. It can keep its total risk at the most minimum. अगर हम लोग A वाले सिचुएशन को देखें, it has a overall risk of 24, which is very high. It is happening because the company is having operating leverage of 4 and financial leverage of 6. So multiplying these two gives us 24 of combined leverage. It tells us that 1% change in sales will bring 24% change in sales. So it can go either ways. अगर 1% घटा तो 24% से मेरा प्रॉफिट भी घटेगा, अगर 1% बढ़ा तो 24% से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा।